दिल बोलता है कि एक छोटा सा घर हो लेकिन अपना हो, खुद का हो। फिर दिमाग बोलता है कि इंडिया में रेंटल यील्ड 2.5 से 3% है, यानी 25 से 30 हजार का मंथली रेंट पे हमें 1 करोड़ का घर मिल सकता है। फिर हम छोटे घर में क्यों रहे? और ये दिल और दिमाग की लड़ाई हमेशा चलते रहता है कि हमें खुद का घर लेना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं 2 स्टेप में आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको खुद का घर लेना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश और आप देख रहे हैं गुड लक फाइनेंस। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 में अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चन नंबर 1 कि जहाँ भी आप घर लेने के सोच रहे हो वहाँ पे एटलीस्ट आप 10 से 15 साल रहने वाले हो या नहीं। अगर आप नहीं रहने वाले हो या फिर आप ऐसे प्रोफेशन जिसमें हर 3 साल पे या 5 साल पे आपको लोकेशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप अर्ली स्टेज ऑफ करियर में हो जहाँ पे अभी आपको करियर को एक्सप्लोर करना है, बाहर देखना है, तो उस केस में आपके लिए रेंटिंग बेटर ऑप्शन होता है। क्योंकि जब आप एक बार घर ले लेते हो या फिर बनवा लेते हो, उस केस में अपना घर इमोशनली आपको बाइंड करता है। क्योंकि जब भी आपको बाहर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप सोचोगे कि मेरा घर यहाँ पे है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी लोकेलिटी या उसी सिटी या फिर उसी कंट्री में आप जॉब या फिर बिजनेस करने की कोशिश करो, और बाहर बेटर अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आप नहीं जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप पर्सनली और प्रोफेशनली स्टेबल हो या नहीं? स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रोथ का नहीं तो एटलीस्ट आपको स्टेबल जॉब होना चाहिए या फिर इनकम सोर्स होना चाहिए। क्योंकि होम लोन 15 से 20 साल का लंबा पीरियड चलता है, ये 1-2 साल का नहीं है। अगर आप ये कमिटमेंट नहीं कर पाओगे कि मैं 20 साल या 15 साल तक कंटिन्यू मंथली बेसिस पे ईएमआई पे कर पाऊँ, तो फिर आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा अगर आपका प्रोफेशनली आप स्टेबल नहीं हो। क्योंकि एक बार जब ईएमआई शुरू हो जाता है फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा। बैंक को आपको हर एक मंथ पेमेंट करना ही करना है। फिर चाहे आपका जॉब हो, नहीं हो, आपका जॉब लॉस हो या फिर आपको बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए, ये बैंक नहीं सुनने वाला है। उसको चाहिए ही चाहिए हर मंथ पेमेंट। दूसरा गलती हम लोग बहुत बार ये होता है कि जैसे कम एज में जब आप घर खरीदते हो तो आपका सैलरी कम होता है, इनकम कम होता है, तो उसमें आप छोटा घर खरीदते हो, और फिर 10 से 12 साल बाद जब फैमिली बड़ी हो जाती है थोड़ी, वो घर छोटा पड़ जाता है। तो उस केस में फिर आप सोचते हो कि मैं दूसरे घर शिफ्ट करूँ या फिर नया बड़ा घर लूँ, तो उसमें भी हमें लॉस हो जाता है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, आप देखो कि आप फाइनेंशियली अफोर्ड भी कर पा रहे हो घर खरीदना या नहीं। अब ये कैसे चक्कर है कि आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं? बेसिकली कुछ थंब रूल है। थंब रूल पहला ये है कि आपका जितना भी एनुअल इनकम है उससे 3 से 5 गुना इससे ज्यादा का घर नहीं लेना है, उसका वैल्यू का। दूसरा थंब रूल, आपको देखना है कि आपके पास अपफ्रंट पेमेंट करने के लिए 20 से 25% ऑफ टोटल होम वैल्यू आपके पास होना चाहिए। और तीसरा ये देखना है कि आपके पास जो ईएमआई आएगा वो मंथली बेसिस पे आपका मंथली सैलरी का 25 से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग एक एग्जांपल से इसको देखेंगे। और चौथा, उस टोटल लोन को आप 15 से 20 साल के टेन्योर में आप पे ऑफ कर पाओ। आज के डेट में अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो वहाँ पे अगर आप 2 BH का भी फ्लैट लेते हो तो 1 करोड़ से नीचे का तो आता नहीं है, और अगर उससे भी ज्यादा आ सकता है, एरिया टू एरिया डिपेंड कर सकता है, लेकिन एवरेज कॉस्ट आपको 1 करोड़ पड़ जाएगा। तो अगर आपका सैलरी उतना ज्यादा है तो फिर आप अफोर्ड कर पाओ। एग्जाम्पल्स के लिए मान लेते हैं श्याम का सैलरी 12 लाख रुपया है इन हैंड, तो मैक्सिमम कितना तक का देख सकता है? 50 से 60 लाख का मैक्सिमम देख सकता है, इससे ज्यादा का घर नहीं देख सकता। दूसरे उसके पास अगर वो 50 लाख का देख रहा है घर, तो फिर उसके पास 10 लाख रुपया अपफ्रंट पेमेंट करने के लिए 20% होना चाहिए। तीसरा, उसका जो ईएमआई आएगा 40 लाख पे, मान लीजिए 50 लाख का घर है, 10 लाख रुपया वो अपफ्रंट पेमेंट कर रहा और फिर 40 लाख वो लोन कर रहा, तो 40 लाख का लोन का उसका एक्चुअल जो ईएमआई आएगा एवरेज 34,000 के आसपास में आएगा। तो 1 लाख का 34,000 मतलब 34% आ गया, वो 25 से 30% ज्यादा है। ये ज्यादा इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में सिर्फ घर खरीदना ही सिंगल गोल नहीं है, उसके साथ में बाकी चीजें भी है। आपका डेली नीड्स खर्चे हैं, चाइल्ड एजुकेशन से, आपका पेरेंट्स का टेक केयर है, आपका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग है। ये सारे चीज करने में उस घर पे पैसा डिवोट करना है। अगर आप अपना पूरा सैलरी का एक मेजर चंक सिर्फ घर के लिए अलॉट कर देते हो तो बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइजेशन आने लग जाती है, और फिर वो धीरे धीरे डेली बेसिस पे फाइनेंशियल स्ट्रेस देता है। तो उस तरह से अपना घर जो सुकून का कारण था वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बन जाता है। अब स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे कि ये इमोशनल बेसिस पे किस तरह से इफेक्ट करता है। क्योंकि इंडिया में घर खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, वो एक इमोशनल ट्रांजैक्शन भी है। तो अगर आप रेंटेड हाउस पे रहते हैं तो उसमें इमोशनली किस तरह से काम करता है? सबसे पहला, आपके पास कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता कि एक मेरे पास एक बड़ा लोन है, उस तरह का कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ आपको रेंट पे करना है। दूसरा, आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो रिमेनिंग अमाउंट है, क्योंकि आपका ईएमआई हमेशा ज्यादा आता है, तो ईएमआई और रेंट का बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है, उस अमाउंट को आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप डिफरेंट जगह पे आप खर्च कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या फिर और भी दूसरी जगह पे जहां आपको मर्जी है। आप स्टार्टअप में यूज कर सकते हो या खुद का बिजनेस सेटअप करना उस समय आप यूज कर सकते हो। तीसरा, बहुत बार जनरली देखा गया ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशंस में
कि लोग अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए या फिर और भी दूसरे कारण की वजह से घर शिफ्ट करते हैं। बहुत सारे स्कूल का ये रिक्वायरमेंट रहता है कि हम उसी बच्चे को सिर्फ पढ़ाएंगे जिसका जो मेरे स्कूल के 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेडियस में रहता है। तो बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए अपने घर को शिफ्ट करता है। तो ये रेंटेड हाउस है तो उसमें काफी ईजी हो जाता है, लेकिन खुद का घर है तो उसके बाद भी आपको शिफ्ट होना पड़ता है, वहाँ पे दिक्कत होती है। तो ये तो हो गया अगर आप रेंटेड हाउस पे रहते तो। लेकिन अगर आप खुद का घर बाय करते हैं तो उसमें इमोशनली ये आता है कि ये एक स्टेटस ऑफ सिंबल है। दूसरे लोग भी इसको एक सक्सेस का स्टेटस मानते हैं कि आपका खुद का घर हो तो वो स्टेटस। आप रेंटेड हाउस में कितना भी बड़े हाउस में रहे, भले आप 4 करोड़ का हाउस में रहे या 5 करोड़ का, लेकिन वो कहलाएगा अंत में रेंटेड ही। दूसरे, जब आप खुद के घर पे खर्च करते हो तो उसमें आपका एक फील अलग है। जब लोग खुद के घर में खर्च करते हैं तो उसको लगता है कि चलो ठीक है, जो भी अपना है मेरा ही घर में खर्च हो रहा है। लेकिन सेम खर्च जब आप रेंटेड हाउस में करते हैं तो उसमें फील होता है कि यार छोड़ो, ये तो दूसरा का है, क्यों यहाँ पे इतना खर्च करना है या क्यों इतना हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज करना, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है, हमें तो कुछ दिन यहाँ रहना है उसके बाद फिर चले जाना। ये सारी चीज इसमें खुद का घर में नहीं होता। दूसरा, जब आप खुद का घर लेते हो और ईएमआई सेट होता है तो आपका हैबिट में भी चेंजेस आता है, क्योंकि ईएमआई तो हर एक मंथ जाना है। फिर चाहे आप किसी भी तरीका से कॉम्प्रोमाइज करो, आप चाहे डेली बेसिस पे या फिर आपके दूसरे गोल के ऊपर, लेकिन वो एक फाइनेंशियल हैबिट बिल्ड करता है जो सेविंग करने का, अननेसेसरी खर्चा नहीं करने का। और एटलीस्ट हर एक आदमी का एक घर तो होना ही चाहिए, भले वो पेरेंटल हो या खुद का हो, लेकिन एटलीस्ट एक घर होना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ टाइम रेंटेड हाउस पे नहीं रह सकते। जनरली जब हम कैलकुलेशंस करके दिखाते हैं कि चलो 20 साल का कैलकुलेशन कर लिए कि रेंटेड हाउस बेटर है या खुद का घर, तो 20 साल का कैलकुलेशन क्यों करना? कैलकुलेशन आपको होल लाइफ का करना चाहिए ना, क्योंकि आपका जिंदगी सिर्फ 20 साल तक सीमित नहीं है, वो तो होल लाइफ है। तो फिर कैलकुलेशन भी होल लाइफ का होना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोग टैक्स को लेकर के ये बातें हो सकती है, लेकिन दोनों केस में सेम आता है। जब आप रेंटेड हाउस पे रहते हैं तो एचआरए क्लेम करते हैं, जब आप खुद का घर पे जो होम लोन होता है उसका इंटरेस्ट क्लेम करते हो इनकम टैक्स में सेक्शन 24B के अंदर में, तो मोर और लेस दोनों सेम हो जाता है। लेकिन ये होम लेना या खुद का घर बनाना सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं, वो एक बहुत बड़ा इमोशनल भी है। और जब आपका खुद का घर होता है उसका बात अलग होता है। जब भी कभी कोविड जैसा सिचुएशन आ जाए, उस टाइम लोगों को अहमियत समझ में आया कि क्या अहमियत होता है खुद का घर का। उस टाइम ट्रीटमेंट बदल गया था, जो रेंटेड हाउस पे थे और जो लोग का खुद का घर था। खुद के घर में कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसके साथ में आपको अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी भी पता होना चाहिए। जनरली लोग गलती वहां करते हैं जब उसका कैपेसिटी कम है लेकिन वो घर उससे बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का ले लेते हैं, फिर वो आपके फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है और वो फाइनेंशियल स्ट्रेस देता है। और वो स्ट्रेस सिर्फ आपके घर तक नहीं, वो बाकी चीजों में भी इम्पैक्ट करता है। तो खुद का घर लीजिए, लेकिन अपने कैपेसिटी में रखकर। आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइनल कैपेसिटी कितना है, कितना का आप लोन ले सकते हैं, कितना मंथली बेसिस पे आप ईएमआई पे कर सकते हैं। नहीं तो बहुत बार रेंटेड हाउस भी सुकून देता है और खुद का घर भी वो एक स्ट्रेस का कारण हो जाता है। ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि हमें रेंट पे रहना चाहिए या फिर घर खरीदना चाहिए। एक्चुअल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें घर कब खरीदना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।